ज्योग्राफी का ये सेक्शन ज्योग्राफिकल थॉट यानी कि भौगोलिक चिंतन। जनरल तौर पे हम लोग यह सोचते हैं कि ज्योग्राफिकल थॉट में बहुत सारे स्कॉलर होंगे, बुक्स होंगे, यही सब आइडियाज आता है जैसे इसके बारे में होते हैं। इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत आपको ये करनी है कि सबसे पहले देखो, कोई भी आइडिया जो हमारे माइंड में आता है, 24 आवर में अनगिनत आइडियाज आते हैं, हर किसी के दिमाग में आते हैं। उन आइडियाज में से कुछ ऐसी बातें आप सोचते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी चीज के बारे में, जिस पे आप फोकस हो जाते हैं। फोकस हो जाने का मतलब उस पर रुक जाते हैं थोड़ा सा और उस पर विचार करना शुरू करते हैं। और जब उस पर आप डीप थिंकिंग करने लगते हैं, बहुत गहन चिंतन कि ऐसा क्यों है, क्या होना चाहिए, ये इस तरह से चीजें कैसे सिस्टम में डेवलप हो सकता है, और फिर उस पर बहुत ज़्यादा गौर करने के बाद आपके मन में कुछ सवाल उठते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए, उन क्वेश्चंस के आंसर के लिए उस पर स्टडी शुरू करते हैं। यह स्टडी हो सकता है कि कुछ सबूत ढूंढने के क्रम में हो, जो हाइपोथेसिस आपके माइंड में आया, और उसके बाद आप उस पर अलग अलग लिटरेचर पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ने के बाद कुछ सबूत मिलना शुरू हो जाते हैं। वह सबूत जो उसके बारे में जो सोच रहे थे, उसमें कुछ स्कॉलर्स ने भी ऐसा कहा है और कई जगहों पे एग्जाम्पल्स मिले। तब माइंड में एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि सही में ये चीजें जहां जहां पे ऐसे होंगे वहां पर ऐसा होना चाहिए, ये एक्टिविटी में ये चीजें ऐसे होती हैं, लाइफ में ये चीजें ऐसे होता है, फिलोसफर जैसे होते हैं। और वही चीजें जब सबूतों का दौर लंबा होने लगता है, आपके पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस इकट्ठा हो जाते हैं जिसके दम पे आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो यह आइडियाज जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था माइंड में, या एक बड़े मंच पे जब कई स्कॉलर्स, कई लोगों के साथ उस पर डिस्कशन होता है, तो उन डिस्कशन के बाद, या यूं कहो कि कई आइडियाज आपस में एक्युमुलेट होते हैं, आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद जो सबसे ऊपर निकल करके आता है कि ऑप्टिमाइजेशन एक आइडिया का होगा कि सबसे बेहतरीन ये चीजें है और ये ज्यादा तर्कों पर आधारित है, वो आइडिया उस एज को लीड करने लगता है। और वही ज्योग्राफिकल थॉट जो है वो पैराडाइम के रूप में सामने आता है और उस पर वह युग चलता है। और उस एज को लीड करने में उस थॉट का बहुत बड़ा रोल होता है। उसको लगभग लोग फॉलो करने लगे, बट अभी 100% नहीं, क्योंकि 100% ये नहीं जा सकता, क्योंकि थॉट या कॉन्सेप्ट या थ्योरी ये कुछ तर्कों पर आधारित होता है, उसका पूरा एविडेंस नहीं होता। इसका मतलब है कि आप लेकर के जिस थॉट को एक एज लीड कर रहा है, उस थॉट के अगेंस्ट भी कोई लीड साथ साथ पैरेलल और थॉट भी चल रहा है। जैसे ही इसकी रिलेवेंसी खत्म होती है, वो थॉट फिर मेन लीड में आ जाता है और फिर वहां से वो आगे बढ़ता है, यानी उनके अपने तर्क होंगे, उन तर्कों के आधार पर वो आगे चलेगा। अगर ये 100%, 100% प्रूफ के साथ सामने आ जाता है, तब ये लॉ बन जाता है और फिर ये साइंस में चला जाता है। यानी कि कोई भी साइंटिफिक एविडेंस जो होता है, साइंटिफिक थ्योरी या कॉन्सेप्ट होता है, वो 100% लेबोरेटरी लेवल पे प्रूफ होता है। वो यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में सामने आता है कि दुनिया में यहाँ जो चीजें हैं, आपको यूएस में भी वही मिलेगा, वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे तो वहां पर भी यही चीजें मिलेगी। लेकिन थॉट या पैराडाइम जो होता है, उसमें ऐसा नहीं होता। वह पैराडाइम एज टू एज चेंज होता रहता है, क्योंकि वो उस एज के अकॉर्डिंग, यानी कि कहा जाए कि टाइम, सिचुएशन और प्लेस के अकॉर्डिंग वो चल रहा था। फिर जैसे वो चीजें चेंज होती हैं, नई आइडियोलॉजी, नई विचारधाराएं आ जाती हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत आपको लेना है कि सबसे पहले हमारे दिमाग में, या किसी भी जो ग्रेट स्कॉलर हुए, क्या आया था? एक विचार, एक आइडिया आया। इस विचार के साथ जब गहन चिंतन, डीप थिंकिंग शुरू हुआ,
गहन चिंतन इसके साथ स्टार्ट हुआ। तब यह थॉट कुछ ना कुछ एविडेंस ढूंढना शुरू किया और कुछ तर्कों के आधार पर, यानी कि जब आप इस पे डीप थिंकिंग शुरू किया कि जैसे कहते हैं ना W5 का नियम होता है कि आप उस पर सोचने लगे कि वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सब चीजें जब इस पे विचार करने लगते हैं तो आप उसको ढूंढने के लिए कुछ पुस्तकों का, प्रीवियस लिटरेचर का, इन सब का स्टडी शुरू करते हैं। पहले से जिन लोगों ने भी उस पर कुछ कहा होगा वो आपके आइडियाज को और मजबूती देगा कि हाँ मतलब पहले भी ऐसा रहा है। फिर जब ये चीजें हो जाती है, यह गहन चिंतन एक कॉन्सेप्ट में, एक संकल्पना में बदल जाती है और यह कॉन्सेप्ट, यह एक हाइपोथेसिस होता है जो अभी भी यह मान के चलता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सच हो भी सकता है और हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीजें आलोचना में क्रिटिक के रूप में सामने आए। यह संकल्पना कुछ और तर्कों के साथ आगे आता है, कुछ लॉजिकल एविडेंस ढूंढता है और उन एविडेंस के आधार पर, यानी कि तर्कों के आधार पर कुछ एविडेंस को लेकर के पुष्टि करता है। यानी कि अगर जैसे मैं फर्स्ट पेपर में आप लोगों को पढ़ाया कि जो फिलॉसफी है यानी कि पहले चिंतन से शुरू होता है, फिर चिंतन में कुछ लॉजिक्स आते हैं और लॉजिक जब प्रूफ होने लगता है 100% तब साइंस का डेवलपमेंट हुआ। यानी कि फिलॉसफी जो कहा जाता है जननी है किसकी, विज्ञान की। तो दर्शन जो है विज्ञान की बिगिनिंग पॉइंट है। तो जिस चिंतन से आपने शुरू किया अब वो कुछ लॉजिक के सहारे आ गया है और यह लॉजिक अब एक खुले मंच पे बहुत सारे स्कॉलर से टकराएगा। ये विचार एक चीज के बारे में आप कुछ कह रहे हैं, ऐसे अलग अलग लोग भी उस चीज के बारे में बोलेंगे। जब ये सारे आइडियाज एक ओपन मंच पे टक्कर होती, कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे आइडियाज आपस में तर्क वितर्क करते हैं और इस तर्क वितर्क को कहा जाता है कि एकोमुलेशन ऑफ आइडियाज, विचारों का परस्पर कहा जाए वैचारिक स्तर पर टक्कर कहो या यूं कहो कि एक कॉन्ट्रैक्शन होता है सबके बीच। अब इसमें से एक कोई आइडिया मेन निकल के आएगा और कोई एक फर्स्ट पोजीशन लेगा, दूसरा एक सेकंड पोजीशन लेगा, इन सब के विचार। तो जब बहुत सारे आइडियाज का एक जगह सम्मिश्रण होता है, एक जगह एकुमुलेशन या एग्रोमुलेशन जैसे हम बोलते हैं, एक जगह इकट्ठा होता है तो उसमें से किसी एक को मान्यता मिलती है और एक विचार जो निकल के आता है वो अब साइज बड़ा ले लिया है, बड़े रूप में वो सामने आता है, उसको पैराडाइम बोलते हैं। और यह पैराडाइम चिंतन फलक होता है। इसका रूप बड़ा हो गया, दायरा बड़ा हो गया, यानी कि अगर हम ये कहें ऐसे क्वांटिटेटिव बेस पे कि लगभग 70 से 80% लोग इस बात को स्वीकार कर लिए कि मतलब ये ऐसे ही होना चाहिए, मैक्सिमम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया उस चिंतन फलक। और उसके बाद यह लीड करने लगता है उस युग को, और लीड करने के बाद उस दौर में सब लोग उसी तरह से बिहेवियर करेंगे, उसको मान्यता दे देंगे और उसी तरह से सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जितने प्रोसेस होंगे वो रन होना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल इसका समझना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं अभी आगे कुछ पॉइंट जो लिखेंगे हम लोग, इन्वायरमेंटलिज्म पढ़े थे है ना, इन्वायरमेंटलिज्म हो उसके बाद क्या पढ़ लिए, डिटर्मिनिज्म पढ़ लिए, पॉसिबिलिज्म पढ़ लिए। तो इन्वायरमेंटलिज्म या डिटर्मिनिज्म
एक टाइम पे खूब चला जिसने प्रकृति को मान्यता दिया, नेचर ही सब कुछ है, ह्यूमन सिर्फ उसका एक दास के रूप में है, प्रकृति के अधीन ही रह करके हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, करना भी चाहिए। यानी नेचर 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 ये पूरा चला, जर्मन स्कूल ने इसको शुरू किया। उसके बाद कहा जाता है कि दूसरा विचारधारा आया पॉसिबलिज्म का। तो अब जर्मन स्कूल ने एक लंबा समय तक लेके गया, 30 साल, 40 साल, 50 साल का एज। फिर जैसे फ्रेंच स्कूल हावी होता है तो फ्रांसीसी विद्वानों ने क्या कहा, पॉसिबलिज्म, संभववाद। एक ने कह दिया निश्चयवाद या वातावरणवाद या पर्यावरणवाद या ये कहो कि नियतिवाद, कि सब कुछ पहले से नियति में फिक्स है और प्रकृति के अधीन रह करके हमें करना चाहिए। दूसरा आकार है संभववादी यानी पॉसिबलिज्म वाले, कि सब कुछ ह्यूमन पावर से संभव है, पॉसिबल है, मानव में वह क्षमता है कि वो कहीं पर भी अपनी पॉसिबिलिटी जाहिर कर सकते हैं। एवरीवेयर इज पॉसिबिलिटी, देयर इज नो नेसेसिटी। और उस पॉसिबिलिटी को बनाने की क्षमता किसमें, मानव में। अब ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच आया तो एक लंबा समय तक फिर ये चलेगा। फिर ग्रिफिथ टेलर का नाम सुने हो, है ना, स्टॉप एंड गो थ्योरी लेकर के आते हैं, न्यू डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट। वो आके बोलते हैं कि नहीं, ना तो प्रकृति सब कुछ है, ना ही मानव सब कुछ, दोनों के बीच एक बैलेंस होना चाहिए। प्रकृति हमें अवसर देती है तो हमें उसका उचित इस्तेमाल करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि प्रकृति के नियम टूटने नहीं चाहिए। ये सब क्या था, तो शुरुआत जो सोचा विद्वानों ने, और सोचो कि टक्कर के बाद, यानी कि आप भी अपनी बात रख रहे हैं, हम भी रख रहे हैं, एक बड़े मंच पे सब विद्वानों की एक चर्चा हो जाती है, और उसके बाद उसमें एक को मान्यता मिल जाती है, मैक्सिमम लोग सरेंडर कर देते, नहीं इनकी बात बिल्कुल सही, हम इनसे सहमत। अब वो चल रहा था, उसे पैराडाइम कहा गया, ज्योग्राफिकल पैराडाइम कहा जाता है कि अलग अलग टाइम में आइडियोलॉजी का या विचार का एक ऐसा चिंतन फलक था, समूह था, जो उस युग को, उस एज को लीड कर रहा, और फिर धीरे धीरे वो शिफ्ट होता रहा, जिसको शिफ्टिंग ऑफ पैराडाइम बोलते। तो पैराडाइम शिफ्टिंग का मतलब कुछ और नहीं बल्कि जो विचारधारा उस युग को, उस एज को लीड कर रहा था, वो कैसे कैसे चेंज होता चला गया और वर्तमान तक पहुंचा। यानी कि न्यू डिटर्मिनिज्म के बाद भी लोग आए, उसके बाद क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का दौर चला पूरा यूरोप में, जिसमें कंप्यूटर आ गया, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ गया, स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज लेकर के लोग आए, साइंटिफिक अप्रोच करने लगा ज्योग्राफी में, और इतने डेवलपमेंट के काम शुरू किए जिसमें इकोनॉमिक बेनिफिट को ही मेन उद्देश्य माना गया। एक लंबा दौर चला कि ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव कल्याण का एकमात्र रास्ता होगा, वो होगा इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पूरा यूरोप उसमें झोंक दिया गया, और उसके बाद फिर जब उसमें एक्सट्रीम लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, यानी नेचर का, साथ साथ ह्यूमन बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आ गए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बड़े लेवल पे आया, गरीबी अमीरी की खाई बढ़ने लगी, फिर ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच वाले दूसरे तरीके से दुनिया के सामने फिर आए, वो था बिहेवियरलिज्म या रेडिकलिज्म, है ना, मानवतावादी ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी लेकर के सामने आते हैं कि नहीं, ह्यूमन सेंटिमेंट को नजरअंदाज करके कोई भी डेवलपमेंट कभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं कर सकता। आप जंगल को इस्तेमाल करने के लिए, वहां के जो माइनिंग सेंटर्स हैं, मिनरल्स का इस्तेमाल करने के लिए अगर आदिवासियों के घरों को जला दे रहे हैं, उसको बेघर कर दे रहे हैं, आप अपने कल कारखाने, फैक्ट्री लगाने के लिए आप रिवर्स को, नदियों को इतना ज्यादा प्रदूषित कर दे रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। और इस तरह की चीजें अगर करते हैं तो इसका विरोध होगा। फिर यूरोप में एक रेडिकलिज्म चला लंबा दौर तक, और ये चलते चलते फिर कहा जाता है कि दो मेजर आइडियोलॉजिकल वर्ल्ड में दुनिया बट गया, एक था कैपिटलिस्ट वर्ल्ड और दूसरा था कम्युनिस्ट वर्ल्ड। कम्युनिस्ट वर्ल्ड वो लोग थे जो चाह रहे थे कि कैसे भी, जो हमारी इक्वलिटी पहले थी, हम थोड़े कम विकसित थे लेकिन हमारे पास, चाहे हम नेचर के साथ रह रहे थे, खेत थे हमारे पास, खलियान थे, जैसे भी हम थोड़ा जो लाइफ जी रहे थे नेचुरली, हमें वो चाहिए, इक्वलिटी चाहिए। दूसरा कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है जो हमेशा से चाहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दम पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट करेंगे, इसलिए हम जितना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं हम कमाने का सबको अधिकार है। और इन दोनों के बीच टसन चला, और पॉलिटिकल कहा जाता है वर्ल्ड दो विचारधारा में था, उसके अंदर ज्योग्राफी पल रहा था, ज्योग्राफी में माइक्रो लेवल पे कई विचारधाराएं थे जो कि दोनों के हिस्सों में बटा हुआ था। यानी एक तरफ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था, उसमें क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के सपोर्टर सारे आ जाएंगे, पॉजिटिविज्म वाले सारे लोग आ जाएंगे,
एक तरफ कम्युनिस्ट वर्ल्ड था जो चाह रहा था इक्वलिटी कैसे मेंटेन हो, ह्यूमनिस्टिक चीजें कैसे एस्टेब्लिश हो, इसके अंतर्गत सारे आ जाएंगे। और इन्हीं दोनों के बीच ये सब्जेक्ट आगे बढ़ा। लास्ट में देखोगे 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है, इन्हीं सब चक्रों में, यानी कि मिनरल्स की खोज, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम पे जो दुनिया का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, चाहे अफ्रीका के जंगलों का, अफ्रीका के मिनरल माइनिंग सेंटर्स का हो, भारत गुलाम हुआ, दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के पूरा यूरोप जो है, ब्रिटेन, सबको अपने कब्जे में लिया। वजह उसकी क्या थी? वजह सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी। जो आइडियाज एक बार आ गया कि अगर इकोनॉमिक पावर में हम आ जाते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबको लगने लगा कि पीस बहुत जरूरी है, शांति चाहिए। यूएनओ की एस्टेब्लिशमेंट होती है और उसके बाद देखोगे 50 के बाद जितने भी देश आजाद हुए, सब लगभग दुनिया के देश आजाद हुए, भारत भी आजाद हुआ। अब ये सब चाह रहा था कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे, क्योंकि इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी थी सब। तब ये लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आइडियोलॉजी पे चलेंगे और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड उस इनके इन चाहतों को, इन इच्छाओं को कैश कराने की कोशिश करेंगे और फिर ऊपर से उपदेश देंगे। जब ये सारी चीजें ये लोग भी सारे दुनिया के देश करने लगे, यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री भी डेवलपमेंट शुरू किया, तब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब अगर करेंगे तो जो अभी पृथ्वी ऐसे ऐसी 3 पृथ्वी चाहिए, तब जाके सबको पूरा होगा। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले आदिवासी पेड़ के डाल पे कहीं सो ले रहा है, या भारत में बहुत ज्यादा गरीबी में रहने वाले लोग, या साउथ ईस्ट एशिया के देशों में रहने वाले लोग, दुनिया की आधी आबादी अभी भी जंगलों पहाड़ों कहीं पे कुछ खा के जैसे तैसे जी ले रहा है। तभी तो अमेरिका इतने बड़े लाइफ स्टाइल में जी रहा है, या यूरोप इतने बड़े लाइफ स्टाइल में जी रहा है। अब सोचो, अमेरिका का जो इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर है, या कहा जाए पर कैपिटा जो एनर्जी कंज्यूम है, उसका 10% भी दुनिया के देशों को नहीं मिलता। और अगर सब उसके बराबरी में करने लगे, अगर सबको वो चाहिए, तब कैसे होगा? तब कहा जाता है कि 1960s के बाद लोगों को फिक्र होने लगी अब फिर से कि अगर डेवलपमेंट की रफ्तार यही रही तो फिर आगे मुश्किल होगा। तब पढ़ते हो कि 70s में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होता है। फॉरेस्टर और मीडोज दो बड़े मैथमेटिशियन साइंटिस्ट होते हैं जो कैलकुलेशन बेस पर यह बता देते हैं कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इसी रफ्तार में चलती रही तो आने वाले समय में ये दुनिया नहीं बचेगी, 100-150 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। और वो कैलकुलेशन बेस था और आज उसी राह पे चल रही है दुनिया। अभी 90 साल 80 साल ही हुआ है, 100 साल नहीं हुआ, 150 साल, लेकिन जा रहा है उसी रास्ते। इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के इस अंधाधुंध विकास को हमें रोकना हो। और उस कंडीशन में फिर वो लोग एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग के बाद अवर कॉमन फ्यूचर नाम के मैगजीन में इस चीज को छापते हैं। बटलैंड कमीशन बनता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, और फिर से लौटते हैं किसके तरफ? पर्यावरण के ऊपर, प्रकृति के ऊपर। यानी कि जिस इन्वायरमेंटलिज्म से शुरुआत होती है, फिर दोबारा से आज के डेट में हम किसके तरफ जा रहे हैं? उसी इन्वायरमेंट को फर्स्ट प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट को दीजिए, देन डेवलपमेंट। तो स्टार्टिंग से लेकर के अगर 70s तक या आज के दौर तक दुनिया जिस मीटिंग को कोपेनहेगन मीटिंग कर रहे हैं, अलग अलग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो विचारधारा है वो ऐसी बदलते बदलते चलता गया। तो जो हमने ये पैराडाइम लिया, यह पैराडाइम विचारों का एक ऐसा समूह, सर्वनिष्ठ या सबसे ऊपर ऑप्टिमाइज जो आइडियोलॉजी है वो निकल के आता है और उससे युग चलता है। अगर इस जगह पे हम इन्वायरमेंटलिज्म को रखें तो ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर पॉसिबलिज्म आएगा। इन्वायरमेंटलिज्म मतलब डिटर्मिनिज्म वाला, पॉसिबलिज्म आएगा, फिर न्यू डिटर्मिनिज्म आएगा, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। उसी को शिफ्टिंग ऑफ पैराडाइम कहा जाता है, या भौगोलिक चिंतन का लगातार बदलते रहना। और यह जो आइडियोलॉजिकल कहा जाता है कि चेंजमेंट है और समय समय पर जो शिफ्टिंग है,
वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नीड है उस दौर की, कि उस समय लोग क्या चाह रहे थे, चल क्या रहा था दुनिया में, और नीड क्या थी, और उसके अकॉर्डिंग लोगों ने अपना विचार बनाया। ये कोई फिक्स नहीं होता। अब इसी में कहा जाता है कि अगर यह वैचारिक स्तर पे टक्कर के बाद कोई ऐसा विचार आता जो 100% लेबोरेटरी लेवल पे सही हो जाता और प्रूफ हो जाता, उसको साइंस में पढ़ा जाने लगता, तो उसको पैराडाइम नहीं कह करके, चिंतन फलक नहीं करके, उसको एक नियम कह देते, वो लॉ बन जाता। न्यूटन का गति का क्या है, नियम है, ग्रेविटेशन का नियम है, वो 100% प्रूफ हो गया, यहां से हट जाएगा ज्योग्राफी से। लाइट है, ग्रेविटेशन है, अर्थ का रोटेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जितने तरह के फोर्स हैं सब प्रूफ हो गया, सब चला गया कहाँ, फिजिक्स में पढ़ते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स वाले पढ़ते हैं, जियो फिजिक्स वाले पढ़ते हैं, और जितने टेक्नोलॉजिकल चीजें चल रही हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, वो सब साइंटिफिक वाले सब फिजिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन जो 60, 70, 80% तक प्रूफ हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कुछ तर्कों के आधार पर, जिसको साबित करके हम आगे बढ़ा रहे हैं, वही ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफिकल थॉट कुछ और नहीं बल्कि कहा जाता है कि यह विचारों का इतिहास है, विचारकों का इतिहास है, विचारी गई चीजों का इतिहास है, जिसमें पूरा ज्योग्राफी कैसे एक बिगिनिंग से, एक जीरो लेवल से स्टार्ट होकर के एक फ्री सब्जेक्ट के रूप में एस्टेब्लिश होता है, और फिर वर्ल्ड के डेवलपमेंट में, चाहे इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल हो, उसमें अपना रोल अदा करता है, कंट्रीब्यूशन करता है। इन्हीं को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा जाता है, ज्योग्राफिकल थॉट कहते हैं। तो भौगोलिक चिंतन हमें भूगोल के ऐतिहासिक अध्ययन को कराता है, जो बिगिनिंग से लेकर के आज तक पहुंचा है। एक सिस्टमेटिक, एक क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री होता है ज्योग्राफी का, जिसमें वो सब कुछ शामिल होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग लेके चल रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर थोड़ा सा इसका इंट्रो होता है कि कॉलेज टाइप लेक्चर होगा, इसमें परेशान नहीं होना। अब तुरंत इसके बाद फैक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझे रहोगे तो आगे रहेगा। अब ये चिंतन फलक बना, अब यहाँ के बाद अब ये इसकी शिफ्टिंग होती रहेगी बार बार। परिवर्तन या बदलाव या विस्थापन हर विचार का होता रहेगा, और उसी विचारों का कैसे परिवर्तन होता रहा, उसको हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे पैराडाइम थे ज्योग्राफिकल, जिससे शिफ्ट कर करके आज तक पहुंचे, और उसमें हुआ क्या था, कौन से स्कॉलर थे, इसको हम लोग जानेंगे। भौगोलिक चिंतन फलक कैसे होता रहा अलग अलग टाइम पीरियड में। अब ये शिफ्टिंग जानने से पहले आप यही जान लेना कि ज्योग्राफिकल थॉट में जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है यूजीसी का, वो देखो, या तो ज्योग्राफिकल थॉट एक शब्द है, यानी कि भौगोलिक चिंतन, जो एक तरह से आइडियोलॉजिकल शिफ्टिंग है, समय समय पर विचारधाराओं का कैसे क्रमिक इतिहास रहा, जो कुछ टाइम पीरियड तक चला, फिर वो नई टाइम बदल गया, नीड बदल गई, सिचुएशन बदल गया, फिर वो विचारधारा शिफ्ट कर गया, नई वाली विचारधारा आ गई, ऐसे करके चलता रहा। तो एक क्वेश्चन तो आइडियोलॉजी से होगा, थॉट से होगा, ज्योग्राफिकल पैराडाइम जो है इससे होगा, कि हो सकता है इसके सीरीज में पूछ दे। दूसरा हो जाता है कि इन ज्योग्राफिकल जो पैराडाइम है, इसको देने वाले स्कॉलर कौन थे, स्कूल कौन सा था,
उससे जुड़े हुए विद्वान कौन कौन से थे। तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा ज्योग्राफर से कि विद्वान कौन कौन से रहे। तीसरा हो जाता है कि उन विद्वानों ने जो विचारधाराएं दी उसमें कौन कौन सी बुक्स लिखा उन्होंने, अलग अलग समय समय पे कौन कौन सी मैगजीन लिखी उन्होंने, कोई आर्टिकल आया, वो आपके लिए जरूरी हो जाता है। फिर लास्ट में हो जाता है कि उन विचारधाराओं विचारकों के द्वारा इन अलग अलग पैराडाइम के समय में, चिंतन फलक के समय में अलग अलग स्टेटमेंट यूज किए गए। उन स्टेटमेंट में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्या कह रहा था वो स्टेटमेंट, यही 4-5 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 10 से लेकर के 15 तक मैक्सिमम थॉट से होता है। और ह्यूमन ज्योग्राफी जोड़ देंगे तो ये 27 से 30 तक जा सकता है। और वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं तो आप उसको कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है ना, शिफ्टिंग ऑफ ज्योग्राफिकल पैराडाइम है, इसको आप क्या कर लेंगे, हेडिंग कर लेंगे। एक तरफ आप जैसे पहला विचारधारा या पैराडाइम लिख देंगे, दूसरी तरफ वहां पे खाली जगह छोड़ देंगे कि स्कॉलर के लिए कि वो कौन कौन से लोग इससे जुड़े हुए। ठीक है, सबसे पहले आप लिख दीजिए डिटरमिनिज्म या नियतिवाद, निश्चयवाद, इसी का नाम है। आप लोग ऊपर नहीं चलिए, निश्चयवाद, वातावरणवाद, 3 नाम है। डिटरमिनिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म कह दो उसी को और करके, अब आप फैक्ट्स में आमने सामने लिखते हैं तो लिख सकते हैं, एक एक करके कुछ कुछ बातें लिखते चले जाएंगे तो वो भी कर सकते हैं, जैसे भी कर लेंगे, है ना, कुछ कुछ एक एक लाइन सब पे लिखवा देंगे। इसमें सबसे पहले लिखो नियतिवाद या डिटरमिनिज्म में एक लाइन नीचे लिख दो, प्रकृति को सर्वोपरि मानने वाली विचारधारा, प्रकृति को सर्वोपरि मानने वाली विचारधारा, नेचर अकॉर्डिंग टू दिस ज्योग्राफिकल पैराडाइम, नेचर इज सुप्रीम, everything ruled by nature, human life survive under the nature, तो प्रकृति सर्वोपरि है और मानव उसके अधीन अपना जीवन व्यतीत करता है। कुछ स्कॉलर का नाम डालेंगे, डाल दीजिए। हमबोल्ट, रीटर, रेटजल, कुमारी, सैंपल। हमबोल्ट, रीटर, रेटजल, सैंपल। सैंपल करके, सैंपल का नाम सुने होंगे। ये सब डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के थे जिसमें ये टेलोलॉजी बेस कहा जाता है कि टेलोलॉजिकल अप्रोच को मानने वाले स्कॉलर्स थे। नियतिवादी यानी कि प्रकृति में सब कुछ पहले से ही फिक्स है और
ह्यूमन लाइफ उसके अकॉर्डिंग समय समय पे सामने आते जाता है वो कंडीशन, और फिर उसको लगता है कि कुछ नया हुआ है। दरअसल ये पहले से तय है, पहले से फिक्स। दूसरा डाल दीजिए, संभववाद या पॉसिबिलिज्म इंग्लिश में, संभववाद इंग्लिश में पॉसिबिलिज्म। संभववाद या पॉसिबिलिज्म, इंग्लिश में डाल दो, देयर इज नो नेसेसिटी, एवरीवेयर इज पॉसिबिलिटी। आगे हम लोग इन सब का डिटेल्स पढ़ेंगे अभी कंट्री वाइज जब जाएंगे। देयर इज नो नेसेसिटी, एवरीवेयर इज पॉसिबिलिटी। कहीं कोई निश्चितता नहीं, सभी जगह संभावनाएं विद्यमान है। कहीं कोई निश्चितता नहीं है, सभी जगह संभव विद्यमान है। यानी कि कुछ भी पहले से फिक्स नहीं है, सब जगह पॉसिबिलिटी है। यानी कि पॉसिबिलिज्म वाले ये कहना चाह रहे थे कि मानव ने हिमालय पर भी तंबू गाड़ दिया, आर्कटिक पे भी घर बना लिया, एक्सट्रीम माइनस टेम्परेचर वाले जगह पे भी सरवाइव कर लिया, 50 डिग्री सेल्सियस पे भी सरवाइव कर लिया। इसका मतलब कि ह्यूमन से सब कुछ पॉसिबल है, तो कुछ भी प्रकृति ने निश्चित कर दिया और हम उसे पार नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। ये फ्रेंच स्कूल बेसिकली इससे जुड़ा हुआ था, फ्रांसीसी विचारकों का ऐसा मानना था, और वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। लिख देंगे, दिस पैराडाइम स्टार्टेड बाय फ्रेंच स्कूल। यह विचारधारा फ्रांसीसी संप्रदाय से प्रारंभ हुआ। स्कूल एक संप्रदाय के लिए यूज किया जाता, फ्रेंच स्कूल, और पहला वाला जर्मन स्कूल। हाँ, इसमें स्कॉलर का नाम लिख देंगे तो ब्लाश, फ्रेंच नेम है ब्लाश ब्रूंस डिमांजिया, ब्लाश ब्रूंस डिमांजिया। बाकी बहुत सारे स्कॉलर आएंगे, हम स्कॉलर वाइज पढ़ेंगे अभी। आज आइडियोलॉजी या पैराडाइम एक लेक्चर होता है जिसमें आपको याद रखना है किसने किसको कौन सा दिया। उसके बाद हम लोग कंट्री वाइज आ जाएंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। अब देखो, दोनों एक्सट्रीमिस्ट थे। एक प्रकृति को सब कुछ कहा, कुमारी सेम्पल ने तो यहां तक कहा कि मानव का शरीर उसके मांस हड्डी तक ही नहीं बल्कि उसके हर बिहेवियर पर नेचर का असर है। इसलिए अगर प्रकृति ने चाहा है तो उसी हिसाब का आपका स्वभाव बनाया है। ऊंचे पहाड़ों में रहने वाले लोगों का नेचर अलग टाइप का होगा, मैदानी एरिया में रहने वाले लोगों का नेचर अलग होगा। जो जितना एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में, फिजिकल कंडीशन में रह रहा है, उसी हिसाब से उसका स्वभाव भी प्रकृति ने चेंज किया है। इसलिए सब कुछ पे प्रकृति का असर है, यानी हम सिर्फ उसके दास के रूप में जीते हैं। तो एक वो स्टेटमेंट भी था कि फिर तो हमारा कोई रोल ही नहीं है, एक्सट्रीम था। पॉसिबिलिज्म वाले आए कि नहीं, कहीं भी जहां मर्जी वहां जो जी माया कर सकते हैं। प्रकृति कौन है? प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं है। नेचर इज नॉट मोर देन एन एडवाइजर, उससे अधिक कुछ नहीं है, हम जो जी माए जहां चाहे कर सकते हैं। और फिर इन लोगों ने अपने जो ह्यूमन पावर को था उसको महत्व देकर के आगे बढ़े। तो ये फ्रेंच स्कूल था। अब दोनों के बीच के बैलेंस बनाने के लिए एक विद्वान आते हैं, ग्रिफिथ टेलर। जी टेलर आने के बाद एक नई आइडियोलॉजी लेकर आता है, अमेरिकन स्कूल। तो ग्रिफिथ टेलर का संबंध अमेरिकन स्कूल से था।
जन्म इस व्यक्ति का ब्रिटेन में होता है और सिटीजन ये ऑस्ट्रेलिया के होते हैं। नागरिकता ऑस्ट्रेलिया का, जन्म ब्रिटेन का, और किस स्कूल में काम करते थे? अमेरिकन स्कूल, अमेरिकी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो न्यू डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट फिर आता है नव निश्चयवाद का, जो दोनों के बीच एक बैलेंस बनाता है। तो नेक्स्ट वाला जो है तीसरे पे आप लिख देंगे न्यू डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद, ऑब्लिक में डाल देंगे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ।